नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जो कि दिया गया है परमाणु एवं अणु। ये आज हमारा इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा, जिसमें कि हम बात करेंगे हेडिंग। हमने डाल्टन तक देख लिया था इसके नियम के बारे में। आज हम बात करेंगे कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, परमाणु क्या है कि जैसे आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनाते देखी होगी। इन दीवारों में से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत का निर्माण होता है। तो उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बॉबी की रचनात्मक इकाई, बॉबी मतलब कि ऊंचे पहाड़ या हिल, इसकी रचनात्मक इकाई क्या है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। मतलब कि चाहे कितना भी ऊंचा पहाड़ क्यों ना बना हो, इसका निर्माण छोटे छोटे रेत के समूह से ही होता है। उसी तरीके से कितनी बड़ी बिल्डिंग क्यों ना हो, उसका निर्माण ईंटों से ही होता है। तो इसी तरीके से कहा गया है कि इस प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। मतलब कि किसी भी चीज़ का जो सबसे छोटा इकाई होता है, जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते, उसको परमाणु कहते हैं। और यही सभी चीज़ की रचनात्मक इकाई होती है। तो देखिए, बात ये आती है कि परमाणु अब कितने बड़े होते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। मतलब कि हम जितना सोच सकते हैं कि परमाणु इतना छोटा होगा, वह उससे भी छोटा होता है। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक एक चट्टे के रूप में रखें, तो बड़ी कठिनाई से कागज़ की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। मतलब कि जैसा कि आप कागज़ जितना मोटा देखते हैं, अगर लाखों परमाणुओं को एक दूसरे के ऊपर रखें तो हमको इतनी मोटी परत मिलेगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और इतना छोटा होने के कारण भी इसको हम मीटर में ना नाप के किस में नापते हैं? नैनोमीटर में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, जो कि 1 मीटर बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर। या हम इस तरीके से कहें कि अगर 1 नैनोमीटर लेंगे तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे आते हैं। तो इनके सापेक्ष, जैसा कि हमने देखा नैनोमीटर के सापेक्ष परमाणु हमारे पास कुछ जो हम देखते हैं सामान्य में, उसके त्रिज्या, जैसे हाइड्रोजन परमाणु हो गया तो इसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। जल का अणु का देखा जाए तो 10⁻⁹ मीटर होती है। हीमोग्लोबिन अणु जो कि हमारे रक्त में पाया जाता है, इसकी त्रिज्या होती है 10⁻8 मीटर। और रेत के कण जो कि बालू वगैरह हो गया, इसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁴ मीटर। और जो कि हम चींटी देखते हैं, लाल चींटी, छोटी चींटी, इसकी त्रिज्या होती है 10⁻3 मीटर। और सेब की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻1 मीटर में। अगर हम मीटर पैमाने में नापते हैं तो इतनी इतनी त्रिज्या सबकी होती है। तो आगे क्या होता है कि जब परमाणु आकार में इतना सूक्ष्म होता है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? जाहिर सी बात है, आपके मन में सवाल ज़रूर आया होगा कि जब अगला चीज़ इतना छोटा है तो उसके बारे में हम क्यों सोच रहे हैं। तो देखिए, हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें, फिर भी वे वहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि इस धरती पर किसी भी देश में कहीं भी जगह कोई भी जो पदार्थ बना हुआ है वो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट होता है। और अब तक आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट देखते हैं। मतलब कि जैसा कि आप नीचे चित्र देख सकते हैं, ये इतने बड़े बड़े परमाणु हैं नहीं, लेकिन ये एक सिलिकॉन का सतह लिया गया है। ठीक है, सिलिकॉन एक धातु होता है, उसी सतह का बीम विभिन्न मशीनों की सहायता से देखा गया है बड़ा करके। तो इस तरीके से हमें उनके परमाणु देखने को मिलते हैं। तो अब आगे बात आती है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं, क्योंकि ये तो सिलिकॉन का देख लिया हमने। अब तरह तरीके के परमाणु पाएंगे तो उसके किससे हम पहचानेंगे, उसको कैसे हम प्रदर्शित करेंगे। तो होता क्या है कि इसके लिए डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिनका कि हमने भी नियम पढ़ा था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो कि उन्होंने कब दिया था? 1808 ईस्वी में। इसको ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग
अत्यंत विशिष्ट क्रम में अर्थ में किया। ठीक है, कि कैसे हम उसके तत्वों के प्रतीकों को डिनोट करेंगे। देखिए होता क्या है, जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था। मतलब कि वो उसकी एक, कह सकते हैं कि यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। मतलब कि एक उसका एक निश्चित भार, एक तरीके से आप मान सकते हैं, उसको ये प्रतीक प्रदर्शित करता था। लेकिन बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता है। ठीक है, मतलब शुरू में जब डाल्टन ने दिया था तो उन्होंने उसके ऐसा दिया था प्रतीक कि वो उसकी मात्रा को प्रदर्शित करता था, लेकिन बर्जीलियस ने उनके प्रतीकों को नाम से सुझाने का अक्षर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डाल्टन ने प्रतीकों को कैसे सुझाव दिया था। जैसे हाइड्रोजन को दिया था गोले के अंदर बिंदु, और फास्फोरस को गोले के अंदर ही जो है वाई बना कर दिया था। कार्बन को गोले के अंदर सी, गोल्ड को जी लिख के फिर डैश डैश सब तरफ निकाल दिया। कार्बन बिल्कुल सादा था। सल्फर को गोले के अंदर प्लस, सीमा को एल, प्लेटिनम को पी, इसी तरीके से बाकी सबको। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपका पेपर में चित्र बना के दे देगा, आप पूछेगा कि इसका सिंबल है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया डाल्टन का। अब देखिए बर्जीलियस ने दिया था, उसमें क्या हुआ कि प्रारंभ में तत्वों के नामों की उत्पत्ति उन स्थानों के नामों पर की गई। मतलब जहाँ से हमको जो तत्व प्राप्त हुआ उस स्थान के नाम पर उसका नाम रखा गया। जैसे अगर देखा जाए कॉपर की बात, तो कॉपर का नाम साइप्रस, जैसा कि आप देख सकते हैं, से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण के लिए जैसे स्वर्ण है, तो स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ समूहों को उनके व्युत्पत्ति के आधार पर शुरू में, और कुछ को उनके विशिष्ट रंगों को, लेकिन ऐसे हर जगह अलग अलग हो जाता। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको कि हम शॉर्ट में IUPAC के नाम से जानते हैं, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थान है, तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि इंटरनेशनल पैमाने पर है। तो जैसे आज हम यहाँ पर हाइड्रोजन को यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह उसको किसी अन्य नाम से जाना जाएगा, हर जगह उसका एक ही नाम होगा। तो इसके लिए इसका एक संगठन, जो कि आप देख सकते हैं IUPAC है। तो ये किया क्या कि अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं के आधार पर उसने दिया, और उसके साथ ही किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़ा में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखना है। मतलब जैसे मान लीजिए हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं, तो उसका जो शुरू का अक्षर रहेगा उसको हम बड़े में लिखेंगे और बाद वाले अक्षर को छोटे में लिखेंगे। ठीक है, चाहे कोई भी एलिमेंट रहे A to Z। तो इसको देखिए आगे क्या किया गया। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन का ये सिंगल है तो केवल H ले लिया गया। एल्युमिनियम का पहले कैपिटल ए रहेगा, बाद में स्मॉल एल, जैसा कि इसमें AL दिया गया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से कोबाल्ट का पहले कैपिटल C फिर स्मॉल O, दोनों ले रहे हैं बड़ा बड़ा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसी नियम के आधार पर तत्वों का प्रतीक किसने दिया? IUPAC ने दिया। अब आगे देखते हैं कि कुछ तत्वों के प्रतीक अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाया गया। मतलब कि पहला, जैसा कि आपने देखा कि कैपिटल लेटर में फिर स्मॉल, फिर उसके साथ साथ कुछ तत्वों के नाम, जैसे क्लोरीन लिया गया तो जो सबसे पहले C आ रहा है, फिर उसके बाद वाले अक्षर को स्मॉल में लिख के लिया गया। जिंक लिया गया तो Z, फिर उसके बाद आने वाला अंक N लिया गया। उसी तरीके से अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं के उनके नामों से बनाया गया। मतलब कि जहाँ से भाषा थी उस स्थान की, उसके आधार पर उसको जर्मन, लैटिन या ग्रीक में बनाया गया। जैसे लोहा का अगर हम बात करें तो लोहा का प्रतीक होता है Fe, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na है तथा पोटेशियम का प्रतीक K है, जबकि इनका जो नाम है उसमें सोडियम का नाम है नाइट्रियम और कैल्शियम जो पोटेशियम उसका नाम है कैलियम, इसलिए इसका K हो गया और नाइट्रियम का Na हो गया। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। ठीक है, उनका एक सबसे अलग नाम हो जाता है और उनका एक अद्वितीय प्रतीक होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, जो कि तत्व है, इसका प्रतीक Al हो गया, आर्गन का Ar हो गया, बेरिलियम का Ba हो गया, बोरान का कैपिटल B हो गया, और उसके बाद
ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का Br हो गया, कैल्शियम का Ca कैपिटल C स्मॉल है, कार्बन का C और क्लोरीन का Cl और कोबाल्ट का CO, जिससे कि आप पहले ही परिचित हैं। उसी तरीके से इधर आप जैसा कि आप देख सकते हैं सबका दिया हुआ है, ठीक है। तो इन सबको आप देख लीजिए, क्योंकि अगर इनका आप नाम याद रखेंगे तो आगे के चैप्टर आपको समझने में बहुत ही आसान होगा, और आपके सिलेबस में इतना ही आपको पढ़ना भी है। तो देखिए इसमें दिया भी गया है कि जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई है, मतलब कि इससे आप सभी तत्वों को देख सकते हैं जो कि आपके सिलेबस में है। वैसे कुल तत्व हैं 118, आपको इतना ही ध्यान में रखना है, और इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर एवं बार बार उपयोग करते रहने से आप स्वयं ही, मतलब कि आप बार बार इसको रिवीजन करते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही पूरा सारणी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई परमाणु का प्रतीक का। अब हम आते हैं परमाणु द्रव्यमान पे। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान क्या होता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए, ठीक है। मतलब कि जो डाल्टन का सिद्धांत था वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरी तरीके से समझा रहा था, तो उसको मापने उनको कुछ समझ में आया तो उन्होंने सोचा चलो परमाणु द्रव्यमान को मापते हैं। तो उसके लिए उन्होंने खोज किया। चूँकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोग के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिक के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। मतलब कि अकेले ज्ञात करना बहुत कठिन काम था, इसलिए रासायनिक संयोग के जो दोनों नियम था उनका उपयोग करके और उससे बनने वाले यौगिकों के आधार पर उन्होंने परमाणु द्रव्यमान की गणना की, ठीक है दोस्तों। तो इसको जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल नीचे दिया गया, इससे आप समझ सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका सूत्र CO होता है का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है, और प्रायोगिक तौर पर यह निश्चित किया गया है कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। मतलब कि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमको बनाना है तो इसके लिए आपको 3 ग्राम कार्बन में 4 ग्राम ऑक्सीजन को अगर आप मिलाएंगे तभी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इसको अगर दूसरे शब्दों में देखें तो यह कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुणा अधिक ऑक्सीजन से संयोग करता है, ठीक है, द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन से संयुक्त होता है। मान लीजिए कि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, ठीक है। मतलब हम मान लेते हैं कि कोई परमाणु का जो द्रव्यमान रहेगा, मास रहेगा, वो बराबर रहेगा एक कार्बन के द्रव्यमान के। बराबर अगर मानते हैं तो कार्बन परमाणु को 1 U तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U से निर्दिष्ट करेंगे। अब यह U क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए होता क्या है कि प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU लिखा जाता था, ठीक है। मतलब ये जो परमाणु द्रव्यमान जो नापते हैं इसकी इकाई AMU होता है। लेकिन जब से ये IUPAC आ गया है तो इसने किया क्या कि इसने अनुमोदन द्वारा इसको स्मॉल u, जिसका अर्थ होता है यूनिफाइड द्रव्यमान, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। मतलब कि उसको आप दशमलव में व्यक्त करिए, यथासंभव पूर्णांक में, मतलब कि नंबर में, दशमलव में व्यक्त मत कीजिए। तो होता क्या है कि आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किया कि उनकी कौन कौन सी यूनिट हो सकती हैं। तो वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाई के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्राकृतिजन ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। इसके देखिए 2 कारण थे कि ऑक्सीजन को ही क्यों लिया गया। पहला कि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करने में यौगिक बनाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इन सभी के बारे में आगे देखेंगे। ये आसानी से संयोग कर लेता था। और दूसरा कारण क्या था कि इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा
अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते थे। मतलब कि इससे हमने इसके 1/16 भाग को लिया था, तो इससे भाग देने पर आसानी से जो संख्या आती थी वह एक नंबर आती थी, न कि दशमलव में संख्या आती थी। तो यही 2 कारण थे जिसके कारण जो है कि शुरू में ऑक्सीजन को लिया गया। ठीक है, लेकिन सन 1961 ईस्वी में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। यहाँ पे समस्थानिक क्या होता है इसके बारे में अब आगे जानेंगे, परेशान मत होइएगा। मतलब कि पहले जो हम 1/16 ऑक्सीजन जिसका सिंबल O होता है इसको हमने लिया था, अब इसके स्थान पर कार्बन के साथ इसका 1/12 जो इसका भार होता है इसको लिया गया। कब? सन 1961 के बाद। ठीक है दोस्तों, तो इसमें होता क्या था कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते थे और कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। अब आप एक कल्पना की जैसे समझने के लिए, मान लीजिए एक पूरा रासायनिक भाषा आपको न समझ में आया हो, तो आप इसको इस तरीके से कल्पना करके समझ सकते हैं कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। मतलब वो तौल नहीं रहा है, वैसे जो है फल को बेच रहा है। तो वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। इकाई मीन्स जो हम अभी यू देख रहे थे, यूनिफाइड द्रव्यमान 12 इकाई है। तो 12 तरबूजी इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई, जो 12 इकाई का मतलब हुआ, वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि चित्र 3.4 में दिखाया गया है। अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान से बेचता है। ठीक है, FMU से, मतलब ये आपने पूरा तरबूज दिया हुआ था, इसको उसने 12 भागों में काट के प्रत्येक को इसके अनुपात के अनुसार बेचता है कि यहाँ 5 कटा हुआ भाग, ये 6 कटा हुआ भाग है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी चित्र में दिया गया है ABCD। ए में तरबूज है, बी में 12 टुकड़े हैं, सी में तरबूज का 1/12वां भाग। तरबूज के टुकड़े का उपयोग करते हुए फल विक्रेता फलों को कैसे तौल रहा है। तो इस तरीके से इसको ये बटकरा बना लेता है। तो किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको हाइड्रोजन का निकालना है द्रव्यमान, तो आप करेंगे क्या कि इसमें कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान, मतलब जो कार्बन 12 का परमाणु रहेगा उसको 1/12 से गुणा करके जो भी नंबर आएगा वो आपका हाइड्रोजन का मान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी का मान निकाल सकते हैं। कुछ तत्वों का पहले दिया गया है जिसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसका आगे काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने। ऐसा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। सल्फ़र हो गया 32, क्लोरीन हो गया 35.5 और कैल्शियम हो गया 40। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, मतलब कि वो इस धरती पे या कहीं प्रकृति में किस प्रकार रहते हैं, इसके बारे में देखिए कि अधिकांश तत्वों के परमाणु जो है वो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रह पाते। मतलब कि वो फ्री रूप में इस धरती पे नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु अथवा आयन बनाते हैं और ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिससे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये आयन के रूप में रहते हैं और जब ये अत्यधिक संख्या में होकर पुंजित हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि एक रेज के रूप में आते हैं, तब इसको अस्तित्व इसका समझ पाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और ये जो क्वेश्चन है मुझे नहीं लगता कि आपको इसको बताने की मुझे ज़रूरत है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पार्ट 3 में हम अणुस देखेंगे और आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सभी सवाल आपको, मतलब कि सभी जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कोई भी आपको दिक्कत हो इस टॉपिक से जो हमने आज पढ़ा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।